जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती। Hello everyone, my name is Ashan Goyal. I am from Pahuja Law Academy. So today our agenda is हम Indian Contract Act 1872 को डिस्कस करने वाले हैं. Now we are launching this series of various subjects. इसमें हम क्या किया करेंगे, like Indian Contract Act आपके पास. So the whole of the ICA will be taught you in 5 to 6 hours कॉम्प्रिहेंसिवली. हम इसमें आपका बेयर एक्ट भी कवर करेंगे, कि इंपॉर्टेंट केस लॉज भी कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे आपको, एंड बेयर एक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे, एंड आपको ये बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज नहीं है. सो आवर मेन पर्पस इज कि 5 to 6 आवर्स के लेक्चर में आपको पूरे एक्ट का, पूरे सब्जेक्ट का एक अच्छी क्रिस्प और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मिल जाए. सो टुडे वील बी डीलिंग विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली. सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है. इस क्लास में हम प्रपोजल, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब समझेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है, इनके वेरियस डायमेंशंस क्या होती हैं, जैसे क्रॉस प्रपोजल होता है आपका, काउंटर प्रपोजल होता है, बेयर एक्ट है, सेक्शन 2A, 2B, इन सब का मीनिंग समझेंगे क्या क्या होते हैं. जो इनके साथ एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं वो देखेंगे. सेक्शन 10 में जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो सब देखेंगे. इट विल बी अ गुड इंट्रोडक्टरी क्लास कि कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसी होती है, बिकॉज यही एरिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फंडामेंटल है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अब एक बारी के लिए बेयर एक्ट पे चलते हैं, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा बेयर एक्ट का. दिस इज लाइक दिस लेक्चर इज इवन फॉर द बिगिनर्स. सपोज करो आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ABC भी नहीं पता, आप इस लेक्चर को देखिए फॉर 5-6 आवर्स जितना भी होगा ये. उसके बाद आई एम श्योर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 70-80% रिलेट करने लग जाएंगे. यू विल हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द प्रोविजंस, ऑफ द केस लॉस, ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. एज ए बिगिनर आप इसको देख रहे हैं तो इट इज मेंट फॉर यू. सो 1872 में बना था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देन शुरू में इसमें प्रिलिमिनरी एरिया आता है. नाउ अब जैसे चैप्टर 1 है इसका, सबसे पहले आपका चैप्टर 1 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. देन आपका चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसमें सारा ये दिया हुआ है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से बनते हैं, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, साउंड माइंड कौन लोग होते हैं. देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है किसी भी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट का, क्या होता है, कंसेंट होनी चाहिए उसमें, फ्री कंसेंट होनी चाहिए उसमें. सो ये डायमेंशन फ्री कंसेंट के साथ डील करती है. एंड देन जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसेंट फ्री नहीं होती उनका यहाँ पे कंसिक्वेंस दिया हुआ है. देन आपका मिस्टेक वाला एरिया आ जाता है यहाँ पे. उसके बाद अगली चीज आती है कि कुछ अग्रीमेंट्स लॉ ने लाइक लेजिस्लेचर ने बता रखे हैं कि दीज अग्रीमेंट्स विल बी पर से वॉइड. अगर आप एक अग्रीमेंट बना रहे हैं, आपने एक प्रॉमिस किया, एक अग्रीमेंट बनाया, तो अगर इन डायमेंशंस में वो आपका अग्रीमेंट फॉल कर रहा है तो वो पर से वॉइड हो जाएगा. वॉइड एब इनिशियो ही रहेगा वो, कि जब बना वो तभी से वॉइड रहेगा, उसकी कोई लीगैलिटी नहीं होगी लॉज लाइक इन द आइज ऑफ लॉज. देन आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, इस पे हम सेकेंड या थर्ड क्लास में चलेंगे. एंड उसके बाद छोटे टॉपिक्स आ जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस आ जाता है, टाइम एंड प्लेस आ जाता है. सो इन सबको भी हम विद टाइम देखेंगे. आज के लिए जो हमारा मेन टॉपिक है दैट रिलेट्स टू द कोर एरिया कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस मिलने पे उसका कंसिक्वेंस क्या हो जाता है, वॉइड अग्रीमेंट्स का क्या मतलब होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है. ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे. नाउ स्टार्टिंग विद, अब आप एक बारी के लिए बेयर एक्ट को भूल जाइए, सिंपली ये समझिए कहानी की तरह. हम इसको कैसे देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पे भी बाद में चलेंगे. सबसे पहले नॉर्मल पार्लेंस में अपनी डेली लाइफ में चलते हैं.
अब डेली लाइफ में क्या होता है, डे टू डे रूटीन में हम बहुत लोगों के साथ कुछ प्रॉमिस करते हैं कि मैंने किसी को मनी लेंड की, उसने प्रॉमिस किया मुझे, वो मुझे मनी रिटर्न कर देगा। ये भी एक छोटा सा प्रॉमिस हो गया, अग्रीमेंट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं वो बाद में देखेंगे, एक अग्रीमेंट तो हो गया छोटा सा। हम शॉपकीपर के पास गए, हमने उनसे कुछ सामान मांगा, उन्होंने हमें सामान डिलीवर किया, हमने उनको पेमेंट दे दी। ये ट्रांजेक्शन भी एक छोटा सा आपका अग्रीमेंट बन जाता है। वेदर इट क्वालिफाइज फॉर कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, वो सेक्शन 10 की अगर कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी होगा। नेक्स्ट वुड बी जितनी भी ट्रांजेक्शंस होती हैं, हमने बैंक से लोन लिया, मार्केट से सामान खरीदा, मूवी थिएटर में मूवी देखने गए, हमने टिकट परचेज किया, मनी दी, टिकट दिया उन्होंने, वो भी एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो द बेसिक थिंग इज कि कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हम डे टू डे लाइफ में बनाते रहते हैं। सिंस लीगल लैंग्वेज में हमने कभी इसको ज्यादा यूज नहीं किया तो हमें रियलाइज नहीं होता। सो एवरीवेयर इन आवर डेली लाइफ वी आर लाइक, वो होता है ना कि लाइक वी आर सराउंडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आईसीए में क्या दिया हुआ है, आप आईसीए में चलिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या दिया हुआ है हमें। इसमें हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स हैं। जनरल प्रिंसिपल्स क्या करते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, चाहे वो पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल मॉर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वेरियस लॉज में, उन सब पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। ये चीज आप ध्यान से समझिए। फिर से बोलता हूं मैं, आईसीए में सेक्शन 1 से लेके 75 है जो, ये आपको बताता है जनरल प्रिंसिपल्स। आईसीए, सबसे पहली बात, आईसीए 2 पार्ट्स में बंटा हुआ है, जनरल प्रिंसिपल्स सेक्शन 1 to 75, एंड उसके बाद स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जैसे इंडेमनिटी आता है, बेलमेंट एजेंसी, ये सब चीजें आती हैं, वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन पे बाद में चलेंगे। 1 to 75 आपके जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अब इनका मतलब क्या है, लॉ ने आपको ये बता दिया कि लॉ क्या बोलता है इसके थ्रू, कि पार्टीज हैं, 2 पार्टीज हैं, ए और बी। अब ए और बी ने आपस में एक ट्रांजैक्शन करी। अब ये जो ट्रांजैक्शन है किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सेल हो सकती है, मॉर्टगेज हो सकती है, आपकी लीज हो सकती है, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में चलिए, अदर लॉज में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका। या आईसीए की बात कर लेते हैं, आईसीए में जैसे आपका एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बेलमेंट होता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे हमारे इंडेमनिटी वाले, ये सब फॉर्म्स और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपके सामने। सेल में क्या आता है, सेल मूवेबल की भी हो जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। जब मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है उस केस में हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल हो रही है उसमें हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। कि सोगा में क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या दिया हुआ है कि जब भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी सेल होती है, अग्रीमेंट टू सेल होता है, सो सोगा में क्या दिया हुआ कि उस कंडीशन में क्या, उस सेल की लाइक डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि ये सब चीजें उसमें इनकम पास होंगी, उसकी वेरियस डायमेंशंस दी हुई है, लेकिन है तो वो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट ही, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। व्हेन देयर्स, इसमें होता है टीपीए में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्टगेज भी टीपीए में डील होता है, लीज भी टीपीए में डील होती है, हमारे रेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, वेरियस स्टेट्स के रेंट एक्ट्स होते हैं, उनमें डील होते हैं। पार्टनरशिप का एक अलग से एक्ट बना हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अदर लॉज जितने भी मिसलेनियस लॉज में कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं आपके, जो ये सब चीजें हैं ये हमारे आईसीए में ही डील की गई हैं। सो आप ये समझिए कि अब these all are various forms of contract, डिफरेंट अरीनास में डिफरेंट चीजों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं।
सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, मॉर्टगेज का है, एजेंसी का है, ये सब वैरायटीज हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। मैं लिख के बताता हूं आपको। अब जैसे जितनी भी चीजें हमने ये सब पढ़ी, जितनी भी ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। All of these things are contract only, just different types of contracts हैं। डिफरेंट टाइप्स कैसे आ जाते हैं कि सब्जेक्ट मैटर बदल जाता है, कंडीशंस बदल जाती हैं, लेकिन ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। सो इन सबको कौन गवर्न करता है? हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न करता है। जो हमारे 1 to 75 के जनरल प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं, वो इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगेंगे। ये चीज आप बहुत ध्यान से समझिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं डिफरेंट लॉज में, सेल, मॉर्टगेज, एजेंसी, बेलमेंट, पार्टनरशिप, वो सब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे, हैं तो कॉन्ट्रैक्ट। सो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे सेक्शन 1 से 75 के जनरल प्रिंसिपल्स जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हैं वो सब पे लगेंगे यूनिवर्सली, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए इनको जनरल प्रिंसिपल बोला जाता है। आई गेस ये चीज क्लियर होगी आपको फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन कि जो 1 से 75 में जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो पैन इंडिया जितने भी लॉज में कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं सब पे अप्लाई होंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखना। सो हम इसमें 1 to 75 के जनरल प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि इनमें होता क्या कुछ है, क्या क्या चीजें आती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं। अब हमने ये जान लिया कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैरायटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। 1 to 75 में कुछ प्रिंसिपल दिए हैं। इन प्रिंसिपल्स में क्या कुछ आ सकता है? आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि प्रपोजल हो गया आपका, एक्सेप्टेंस हो गया, पार्टीज हो गया, कंसिडरेशन होगी, देन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कंसेंट हो गया, कैपेसिटी, ये चीजें होगी। उसके अलावा क्या आ जाता है आपका? टाइम एंड प्लेस आ जाता है, परफॉर्मेंस कैसे करनी है वो चीज आ जाती है, अगर कोई ब्रीच होता है तो वो क्यों होता है और उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, और भी बहुत सब चीजें हैं। जैसे टाइम एंड प्लेस हो गया, स्पीच अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता। सो माई होल पर्पस इज टू टेलिंग यू। अब ये सब चीजें देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी पढ़ा, जो जितनी भी ये सब चीजें हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉमन है। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल का कॉन्ट्रैक्ट निकाल लीजिए। हम नॉर्मल पालेंस में जैसे यूज करेंगे वर्ड कि जैसे हम जमीन का सौदा करते हैं, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट का जमीन की सेल हो रही है। मेरे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का मेरे पास एक लैंड का पोर्शन पड़ा है, मैं सेलर हूं, अब बायर हूं। आप मेरे पास आते हो कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं आपको बेच रहा हूं। सिंपली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील होगा। अब इसमें भी आप ये समझना, इसमें भी आपको एक प्रपोजल दिखा, एक एक्सेप्टेंस दिखी। आपने मुझे प्रपोजल दिया कि मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैंने आपको एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है मुझे बेचनी है। दो पार्टीज आ गई, हम दो पार्टीज हैं। कंसिडरेशन भी आएगी कि मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकी तो वो कंसिडरेशन आ गई, सामान लिया आपने, पैसा दे दिया। ऑब्जेक्ट क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट मिल गया, आपको लैंड का पोर्शन मिल गया। कंसेंट 3 इसमें फ्री कंसेंट कि मेरी फ्री कंसेंट थी बेचने की, आपकी फ्री कंसेंट थी खरीदने की। देन कैपेसिटी में क्या आता है कि कैपेसिटी में वही सब होता है कि आप मेजर होने चाहिए, मैं मेजर होना चाहिए, हम दोनों की जो अनसाउंडनेस नहीं होनी चाहिए माइंड की, ये सब कैपेसिटी में आता है। हमने एक टाइम एंड प्लेस फिक्स किया और हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये सब चीजें आ गई आपके सामने, कॉमन है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम एग्जांपल लेते हैं
सेल ऑफ गुड्स में चलते हैं। वहां पे सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। हम एक शॉप पे कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, सपोज एक लैपटॉप खरीदने हम एक शॉप पे जा रहे हैं। अब शॉपकीपर है, वो सेलर है, आप कस्टमर हो, आप बायर हो। वहां पे भी आपने प्रपोजल दिया कि मुझे ये सामान खरीदना है, शॉपकीपर ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मुझे ये सामान बेचना है। आप में एक प्रॉमिस हो गया, प्रपोजल गया, एक्सेप्टेंस आ गई, एक प्रॉमिस बन गया। वहां पे भी दो पार्टीज है, आप एक लैपटॉप खरीदेंगे, आप कुछ ना कुछ पेमेंट देंगे उनको, कंसिडरेशन आ गई। आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस पूरे ट्रांजेक्शन का, आपको एक लैपटॉप खरीदना है। दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री है कि आपने फ्री कंसेंट से, आपको किसी ने डराया धमकाया नहीं, कि आपको शॉपकीपर ने डराया धमकाया नहीं कि जब तक लैपटॉप नहीं खरीदोगे मैं आपके साथ ऐसा ऐसा नहीं करूंगा। तो आपने अपनी मर्जी से लैपटॉप खरीदा, मैंने शॉपकीपर ने अपनी मर्जी से लैपटॉप बेचा आपको। एंड कैपेसिटी में वही है, आप मेजर हो मैं मेजर हूं, तब हम ये चीजें कर पा रहे हैं। इसमें भी एक टाइम एंड प्लेस आ गया कि सपोज आज शाम को 1 जनवरी को आप शाम को 4 बजे लैपटॉप लेने आते हो और मैं तभी आपको डिलीवर कर देता हूँ। एंड मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, आपने मुझे पेमेंट दे दी, मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने क्या देखा, ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। नाउ दिस वुड बी मेकिंग मोर सेंस कि आईसीए के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें ये सब चीजें हैं। यही सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे होती हैं। आईसीए में ये सब चीजें हैं, तो ये सब चीजें हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे लगेंगी। एज सिंपल एज दैट। आई गेस ये क्लियर होगा आपको। अब आगे चलते हैं, छोटा सा समझेंगे कि होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। सिंपली समझना इस चीज को, कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसके स्टेप्स होते हैं। पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, प्रपोजल। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, प्रपोजल। एक पार्टी, हमेशा कोई भी ट्रांजैक्शन आपकी इनिशिएट हो रही है तो कहीं ना कहीं से इनिशिएट होगी। सो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने का जो मोड है हमेशा प्रपोजल होता है। प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आप समझ लो, प्रपोजल इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो सबसे पहले प्रपोजल होगा, प्रपोजल के साथ जुड़ जाएगी एक्सेप्टेंस। हम इस एक चार्ट बना रहे हैं जिससे हमें पता लगेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ आता है। ठीक है, ये आपने समझा। एक प्रपोजल गया, प्रपोजल में एक्सेप्टेंस जुड़ गई। ये दोनों एज अ होल क्या बनाते हैं, इसको एज अ होल बोलते हैं प्रॉमिस। ये प्रॉमिस बन गया आपका। ये अच्छा कलर नहीं है। ठीक है, सिंपली समझने की, ये सब बेयर एक्ट में भी लिखा हुआ, वहां भी पढ़ेंगे हम, आपको सिर्फ स्टोरी के रूप में समझा रहा हूं। एक प्रपोजल था, प्रपोजल में एक्सेप्टेंस ऐड हो गया, ये दोनों ने मिलकर बनाया प्रॉमिस, इनको बोलते हैं प्रॉमिस। अभी तक ये सिंपल प्रॉमिस है, कुछ अग्रीमेंट नहीं है इसमें, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, साफ सुथरा प्रॉमिस है। हम दो फ्रेंड्स हैं, मैंने एक फ्रेंड को प्रपोजल दिया कि भाई मैं तेरे लिए कल टॉफी लेके आऊंगा, उसने बोला ठीक है ले आना। वो एक प्रॉमिस हो गया, उसमें कोई लीगल एंगल नहीं आया, कोई अग्रीमेंट नहीं आया, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया। या घर पे है, हमारे पेरेंट्स, छोटा बच्चा होता है घर पे, हम उनको बोल देते हैं कि हम तेरे लिए कल को ये लेके आएंगे, उसने मान लिया। या हम बोलते हैं कि आपके लिए ये लेके आएंगे, वहां पे वो सिर्फ एक छोटा सा प्रॉमिस है। आप सामने वाले पेरेंट, अपने पेरेंट्स को या फ्रेंड्स को सू नहीं कर सकते इस बात पे, साफ सुथरा प्रॉमिस है वो। अब प्रॉमिस में, अब चलते हैं आगे। प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन जुड़ जाए, इस प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन जोड़ दें, जैसे दो पार्टीज में कुछ भी प्रॉमिस हुआ कि एक ने बोला, दो ए और बी दो दोस्त हैं, ए ने प्रपोजल दिया कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है जो तेरे पास है, क्या तुझे बेचनी है? बी ने बोल दिया ठीक है, जो मेरी गाड़ी है मैं तुझे बेचने के लिए तैयार हूं। सपोज करते हैं फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ए के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है, उसने बी को प्रपोज किया कि मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, क्या तुम खरीदना चाहोगे? बी ने बोल दिया ठीक है मैं गाड़ी खरीदना चाहूंगा। प्रपोजल आ गया, इसमें एक्सेप्टेंस आ गई हमारी, इतनी सी बात हुई है। तो ये एक प्रॉमिस बन गया।
अब इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन जोड़ दें, इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन जोड़ दें। सपोज करो बी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी गाड़ी 15 लाख में लेने के लिए तैयार हूं। कंसिडरेशन आ गई। कंसिडरेशन क्या होती है? मनी टर्म्स होती है, हम नॉर्मल भाषा में समझे तो इस चीज के लिए दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन क्या है? बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? गाड़ी आएगी। ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? उसके पास पैसा आएगा। अब इस प्रॉमिस में दोनों पार्टीज की तरफ से कंसिडरेशन भी जुड़ गई। सो प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ गई। ये क्या बनता है हमारा? इसको क्या बोलेंगे हम? अब इस पूरी चीज को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा एक बन गया अग्रीमेंट। ये हमारा एक बन गया अग्रीमेंट। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ गई तो अग्रीमेंट बन गया। मतलब जब ए ने गाड़ी बेचने का बोला, बी ने गाड़ी खरीदने का बोला, और दोनों में कुछ मॉनिटरी टर्म्स डिस्कस होगी कि मैं तुझे गाड़ी दूंगा 15 लाख में दे रहा हूं। बी बोलता है कि ठीक है मैं तेरी गाड़ी 15 लाख में लेने के लिए तैयार हूं। तो उस टाइम पे वो अग्रीमेंट बन गया। उस पोजीशन पे वो एक अग्रीमेंट बन गया आपका। अब ये एक अग्रीमेंट बन गया सिंपल। नाउ दिस अग्रीमेंट कैन बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉज और नॉट बी वैलिड इन द आइज ऑफ लॉज। ठीक है, इसमें क्या होगा? अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं सिंपली। ठीक है, लास्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा हमने क्या पढ़ा कि एक अग्रीमेंट बन गया। अभी लॉ को नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये वैलिड है या नहीं वैलिड है। वैलिड इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में मैच्योर होने के लिए क्या चीज चाहिए होती है? क्या चीज चाहिए होती है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 है जो आईसीए का। अगर ये जो अग्रीमेंट है ये सेक्शन 10 आईसीए के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल कर रहा है सिंपली, तब जाके ये एक कॉन्ट्रैक्ट में मैच्योर हो जाएगा। ये फिर से समझो आप छोटा सा। यहां तक हमने समझा था कि फॉर्च्यूनर बेचने की बात हो रही है, कितने में बात हो रही है? 15 लाख में बात हो रही है। जब वो सब डिस्कशन होगी वो एक अग्रीमेंट बन गया। अब अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में स्टेप का डिफरेंस नहीं है, एक लीगल कंडीशन का डिफरेंस है। वो लीगल कंडीशन सेक्शन 10 में दी हुई है। लॉ को नहीं पता कि जो दो पार्टीज ने अग्रीमेंट बनाया है वो वैलिड है या नहीं है। सो उस अग्रीमेंट को वैलिड करने के लिए सेक्शन 10 यूज होता है। अगर सेक्शन 10 की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाती हैं, तब जाके ये एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैच्योर होगा। और अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो वो एक अग्रीमेंट नहीं होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसको अब याद रखना। इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, आपको बताता हूं मैं अभी। मान लो ये एक अग्रीमेंट है हमारे पास। अब अगर ये अग्रीमेंट सेक्शन 10 की सिचुएशंस को फुलफिल नहीं कर रहा तो ये वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। और अगर सेक्शन 10 को फुलफिल कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये अग्रीमेंट सेक्शन 10 को फुलफिल नहीं कर रहा तो ये वॉइड अग्रीमेंट बोलेंगे। कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमेशा वॉइड अग्रीमेंट होता है। बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट वो कभी बना ही नहीं तो वॉइड कैसे होगा? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। अब ये अग्रीमेंट को हमेशा हम वॉइड अग्रीमेंट बोलेंगे। और अगर सेक्शन 10 को फुलफिल कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये एक आपके पास चार्ट है। तो उस एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, फॉर्च्यूनर वाली एग्जाम्पल पे। अब सेक्शन 10 में रिक्वायरमेंट्स क्या दे रखी है आपको? 4-5 रिक्वायरमेंट्स हैं कि पार्टीज कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब पार्टीज मेजर होनी चाहिए, अनसाउंड माइंडनेस की नहीं होनी चाहिए, पार्टीज में फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये सब होती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बार्ड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, वॉइड अग्रीमेंट्स में नहीं फॉल करना चाहिए। ये 5 कंडीशन है सेक्शन 10 की। सो अब अगर इस केस में जो दो दोस्त हैं उनमें से एक दोस्त या दोनों, ए और बी दोनों, या तो ए और बी में से कोई भी एक अगर माइनर है, एक पार्टी आपकी माइनर होगी तो सेक्शन 10 फुलफिल नहीं होगा।
उस केस में ये जो अग्रीमेंट है वॉइड बन जाएगा, सिंपल। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर इस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज में कंसेंट फ्री नहीं है, तब भी सेक्शन 10 आपका फुलफिल नहीं होगा, तो भी ये अग्रीमेंट वर्ड बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टीज मेजर हैं, साउंड माइंड की हैं, कैपेसिटी उनके पास, फ्री कंसेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, लॉफुल कंसिडरेशन है, तो आपका सेक्शन 10 फुलफिल हो जाएगा, तब जाके आपका ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैच्योर हो जाएगा। बीच में स्टेप कोई नहीं आता, सिर्फ सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट आती है। ये देखना है आपको, ये चार्ट है सिंपल सा। इस पूरे चार्ट में कॉन्ट्रैक्ट आपका समा चुका है सिंपली। इन चीजों को हमें लाइक डिटेल में डिस्कस करना है, बस और कुछ नहीं करना। आप अपना बेयर एक्ट भी खोल के देख सकते हैं, अभी बताता हूं आपको। अब बेयर एक्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमने ये चीज पढ़ी, थोड़ा सा बेयर एक्ट डिस्कस करते हैं। अब बेयर एक्ट में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज जी और 2 क्लॉज एच। सेक्शन 2 क्लॉज एच ये बताता है 2H क्या बोलता है हमें, एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपली एक अग्रीमेंट जो हम लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं, इसकी मदद से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दूसरा क्या बोलता है 2G, एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। 2G क्या बोलता है, एन अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज एन वॉइड अग्रीमेंट, सिंपली सेक्शन 10। इसके अलावा डेफिनेशंस क्या है हमारे पास जो यहाँ पे काम आती हैं। सेक्शन 2A में सबसे पहले प्रपोजल दिया हुआ है, 2B में हमारे को एक्सेप्टेंस दिया हुआ है, ये चीजें दी हुई हैं। उसके बाद जो प्रॉमिस होता है हमारा, प्रॉमिस भी हमारा 2B में दिया हुआ है, और जो दो पार्टीज हैं वो 2C में दिए हुए हैं। देन आपको कंसिडरेशन दिया हुआ है 2D में, 2D में आपको कंसिडरेशन दिया हुआ है। उसके बाद 2E में आपको अग्रीमेंट दिया हुआ है। सो इस पूरे चार्ट में मैक्सिमम डेफिनेशंस आपकी कवर हो जाती है और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है कि सबसे पहला स्टेप ये होता है, इसमें अगर ये प्रॉमिस बन जाता है, इस प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन ऐड हो जाती है, ये एक अग्रीमेंट बन जाता है, और अग्रीमेंट अगर आपके सेक्शन 10 को फुलफिल कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में मैच्योर हो जाता है, उसमें कुछ और ऐड नहीं करना, लीगल कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बस। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं हम। कॉन्ट्रैक्ट हमने ये पढ़ लिया कि होता क्या है, कैसे बनता है। सो सबसे पहले डायरेक्टली हम अब प्रपोजल पे मूव ऑन कर जाएंगे कि प्रपोजल क्या होता है, उसकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं। अब दूसरी बात, एक छोटी सी थेरेटिकल चीज आप ये भी समझ सकते हो कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट सोनली पार्टीज बनाती हैं। आप और मैं दो पार्टीज हैं, हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस पूरी डील की, उस पूरी ट्रांजैक्शन की टर्म्स हम डिसाइड करेंगे, वो हमें कोई लेजिस्लेचर नहीं बताएगा कि आप इन टर्म्स पे बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ एक प्रिंसिपल दे रखे हैं कि इस दायरे में आके आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ आना है वो आपकी मर्जी है, कितने में सामान खरीदना है, कितने में बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब डिलीवरी देनी है, कब पेमेंट करनी है, वो सब आप डिसाइड करो। हमने आपको बता दिया कि एक दायरा फिक्स कर दिया, इसको ब्रीच करोगे तो वो वर्ड हो जाएगा, इसमें अपनी लिमिट्स में रह के कुछ भी करते रहो, पार्टीज को एक फ्रीडम दी हुई है। सो इंडियन लॉ में फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है पार्टीज के पास, हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और एनफोर्स करा सकते हैं। लॉ ने हमें कंडीशंस दे दी कि ये फुलफिल कर लो बस। अब हम चलते हैं प्रपोजल पे। अब इसके लिए हम पहले बेयर एक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ केसेस डिस्कस करेंगे प्रपोजल समझने के लिए, ठीक है। ये रहा आपका डेफिनेशन प्रपोजल की। वन सेकेंड।
ये रही आपकी प्रपोजल की डेफिनेशन। एक सेकेंड में सिस्टम हैंग हो रहा है, ठीक है। अब ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ये आपकी प्रपोजल की डेफिनेशन है। यहाँ पे पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्या बोलता है। व्हेन वन पर्सन, कलर चेंज करते हैं, येलो में मजा आएगा हमें। ठीक है, क्या बोलता है प्रपोजल की डेफिनेशन लॉ में क्या दी हुई है। व्हेन वन पर्सन, तो ये एक पार्टी होगी हमारे पास, सेकंड इसको छोड़ देते हैं, अनदर आ गया, ये सेकंड पार्टी होगी। सो एक पार्टी सेकंड पार्टी को कुछ ऑफर देगी। अब हम सोचते हैं कि ऑफर क्या होता है, कुछ नहीं, इंडियन लॉ में प्रपोजल टर्म को यूज किया जाता है, इंग्लिश लॉ में ऑफर यूज किया जाता है, बट दोनों होते सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता, इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडियन लॉ में करेक्ट वर्ड प्रपोजल है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू, एक लंबी सी डेफिनेशन है, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करेंगे, फिर समझेंगे क्या कुछ होता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, अब यहाँ पे सिग्निफाइज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि एक इंसान ने दूसरे को कुछ बताया। सिग्निफाई कैसे होता है, बाय वर्ड्स या बाय इमोशंस या बाय जेस्चर्स, उसको सिग्निफाई किया कि भाई मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, ये चीज मैं खरीदना चाहता हूँ या ये चीज मैं बेचना चाहता हूँ। प्रपोजल किसी भी चीज के लिए हो सकता है, खरीदने के लिए, बेचने के लिए। सो एक इंसान को दूसरे को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे को बोले कि आप सोच लेते, मैंने तो आपको बोला था कि मुझे ये खरीदना है, आप मुझसे पूछ लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। एक ए बी को क्लियर वर्ड्स में बोलेगा या पूछेगा, सिग्निफाई करेगा हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। अब इसको छोटा सा ब्रेक करते हैं हम इस डेफिनेशन को प्रपोजल की, ठीक है। प्रपोजल की डेफिनेशन को हम ब्रेक करते हैं। क्या बोल रहा है हमारे लिए, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। सबसे पहली कंडीशन आती है वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। सेकंड आती है हमारी abstain from doing, ये सेकंड कंडीशन आ जाती है। थर्ड क्या आता है, with a view to obtain assent। अब एग्जाम्पल, हमेशा एग्जाम्पल सेम ही रखेंगे हम, ए और बी वाला, फॉल्चर वाला एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखना। अब वन पर्सन, एक इंसान ने, ए ने बी को सिग्निफाई कर दिया, उसको क्लियरली बता दिया कि मुझे ये चीज खरीदनी है, उससे सिग्निफाई कर दिया अनदर को, बी को, हिज विलिंगनेस कि मुझे आपसे ये चीज खरीदनी है। ए ने बी को बोला कि मुझे ये चीज आपसे खरीदनी है, टू डू आ जाएगा कि मुझे ये चीज खरीदनी है, और इसमें एब्सटेंशन भी आ जाता है कि मैं आपको बोलता हूं कि आप ये मत करना, इसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा, वो भी एक प्रपोजल होता है। सपोज हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, सपोज किसी को स्मोकिंग की हैबिट है, उसके पेरेंट्स को पता लग जाता है, सो हिज पेरेंट्स आस्क हिम कि प्लीज क्विट स्मोकिंग एंड आई विल गिफ्ट यू मोटरसाइकिल, ठीक है। ये भी एक प्रपोजल बन जाता है। उसमें क्या होता है कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, एक पेरेंट ने अपने बच्चों को बोला कि आप स्मोकिंग क्विट कर दो तो मैं आपके लिए ऐसा ऐसा करूंगा। हिज विलिंगनेस, पेरेंट की विलिंगनेस है कि आप एब्सटेन कर दो स्मोकिंग से तो मैं आपको एक बाइक गिफ्ट करूंगा। ये भी हमारे में एक प्रपोजल हो जाता है। विद द व्यू टू ऑब्टेन असेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें
कि हवा में प्रपोजल कभी नहीं जाएगा। ए ने बी को, फॉर्च्यूनर एग्जांपल याद करते हैं, ए ने बी को ऑफर दिया, प्रपोजल दिया कि मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूं, मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूं। सो जो बेचने की इंटेंशन है, जब उसने वो कम्युनिकेशन की, सो ए की इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर वो एक्सेप्ट कर देगा देन आई विल बी बाउंड टू, मैं बेचने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हवा में पूछ लिया कि मैं बेचना चाहता हूं एंड सामने वाला उस पर असेंट ही ना दे। सो ये तीनों चीजें इसमें होनी प्रपोजल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं होगा तो एक वैलिड प्रपोजल नहीं होगा। सो सिग्निफाइज में क्या आता है कि अगर मेरे दिमाग में इंटेंशन है मेरी कि मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है या मुझे मेरा मोबाइल फोन बेचना है, सो मेरी इंटेंशन है, अब आपको तो पता नहीं मैं बेचना चाह रहा हूं, तो जब तक मैं उसको कम्युनिकेट नहीं करूंगा आपको, तब तक वो प्रपोजल नहीं होगा। कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। यहाँ पे हमने देखा ये एक पॉजिटिव एक्ट हो जाता है, ये एक नेगेटिव एक्ट हो जाता है आपका। एंड उसके बाद सिग्निफाइंग प्रपोजल विद द व्यू टू ऑब्टेन असेंट होना चाहिए हमेशा। ये डेफिनेशन आ जाती है। अब इस डेफिनेशन के साथ क्या कुछ जुड़ा हुआ है, सिंपली पॉइंट्स है कुछ कुछ मैं लिख देता हूं आपके लिए। जो एक प्रपोजल होता है हमारा, वो सिंपली एक स्टेटमेंट होती है। एक प्रपोजल हमेशा एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है। मैंने आपको बोला आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार, बस ये एक प्रपोजल है। वुड यू लाइक टू बाय इट? मैंने आपको बोला आई वुड वांट टू सेल माय कार, वुड यू वांट टू बाय इट? ये एक प्रपोजल है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। इसमें आप अगर बोलोगे, एक्सेप्टेंस दोगे, तब जाके वो प्रॉमिस बनेगा, अभी तक उसमें कुछ नहीं है। सो सिंपली प्रपोजल एक स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। हमेशा प्रपोजल फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब इसमें क्या होता है कि केसेस के थ्रू हम इन चीजों को देखते हैं। एक चीज होती है, एक पॉइंट आता है कि प्रपोजल मस्ट बी विद इन द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। हमने क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टर, दो पार्टीज होती हैं। ए ने प्रपोजल दिया, बी ने एक्सेप्ट किया। सो बी जब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, तब एक्सेप्ट करने के लिए क्या उसे पता तो होना चाहिए मैं किस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में एक्सेप्ट करे, उसे पहले पता नहीं, उसने उसकी परफॉर्मेंस दे दी और बाद में उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस आता है हमारे पास। इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस आता है हमारे पास, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। 1913 का केस है, बहुत पुराना केस है। अब इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन था, उसका नेफ्यू या उसका चाइल्ड खो जाता है। अब वो जो इंसान है अपने सर्वेंट्स को भेजते जगह जगह कि उसको ढूंढ के लाओ मेरे पास, ठीक है। मीनवाइल जब उसके सर्वेंट्स उसको ढूंढने गए होते हैं, मीनवाइल क्या होता है कि जो ये पर्सन है ये एक ओपन एडवर्टीजमेंट दे देता है कि जो भी मेरे चाइल्ड को ढूंढ के लाएगा मैं उसको इतना सम ऑफ मनी गिफ्ट करूंगा। एक रिवॉर्ड अनाउंस कर देता है कि जो भी मेरे चाइल्ड को ढूंढ के लाएगा मैं उसको एक रिवॉर्ड दूंगा। अब जो ये चीज थी, प्रपोजल था, ये जनरल प्रपोजल हो गया, जनरल ऑफर हो गया आपका, एट लार्ज पब्लिक को मेक कर दिया इस पर्सन ने। अब जो ये प्रपोजल था सर्वेंट्स को नहीं पता था, वो अनअवेयर थे इसके, उन्हें नहीं पता था। उन्होंने क्या किया, एक सर्वेंट ने वो जो चाइल्ड था उसको ढूंढा, उसको ढूंढ के इस पर्सन के पास ले आते हैं। कुछ टाइम के बाद उसको पता लगता है कि ऐसा ऐसा रिवॉर्ड अनाउंस किया था। तो वो जो सर्वेंट है मास्टर के पास जाता है और बोलता है कि सर आपने ये रिवॉर्ड अनाउंस किया था और मैंने आपके बच्चे को ढूंढ दिया, तो प्लीज रिवॉर्ड मुझे दे दो। ये फैक्ट्स है इसके।
अब इसमें आप समझो कि प्रपोजल क्या था कि जो मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा मैं उसको एक रिवॉर्ड दूंगा। ये प्रपोजल सर्वेंट को नहीं पता था और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया जैसे तैसे, उन्होंने अपना काम किया। अब उनको ये प्रपोजल नॉलेज में नहीं था, तो जब कोई चीज हमें नॉलेज में ही नहीं है हम उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा लॉजिक है इसमें। जब हमारे को कोई चीज नॉलेज में ही नहीं है हम उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है ये। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ये कंडीशन जरूरी होती है, प्रपोजल मस्ट बी विद इन द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, कि जब आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो वो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले परफॉर्म कर दिया बाद में आपने बोला कि अब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इसको। ये पहला पॉइंट था इसमें। नेक्स्ट आता है mere supply of information is not a proposal. mere supply of information is not a proposal. हमने क्या पढ़ा था प्रपोजल की डेफिनेशन में कि जो प्रपोजल दिया जा रहा है वो विद असेंट लाइक विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट होना चाहिए, कि मैंने आपको प्रपोजल दिया, मेरी इच्छा है, मेरी इंटेंशन है कि आप उस पर असेंट दो और हम एक अग्रीमेंट बनाए। सो मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन एक प्रपोजल नहीं होता। क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल के तौर पे इस पे भी एक केस था हार्वे वर्सेस फेसी का। इसमें क्या था? बम्पर हॉल पेन केस बोलते हैं, हार्वे वर्सेस फेसी। HARVEY वर्सेस FACEY, हार्वे वर्सेस फेसी का केस था इसमें। इसमें भी क्या हुआ था, एक प्रॉपर्टी थी तो ए ने बी को बोला कि प्लीज कोट मी द प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बी ने प्रॉपर्टी का प्राइस कोट कर दिया, द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज जितनी भी अमाउंट थी, इतनी सी चीज थी, और उसमें बी ने बोला कि ठीक है आई एम रेडी टू बाय। ए ने मना कर दिया बेचने से और बी ने केस कर दिया कि आपने मुझे प्राइस दिया था तो आपको बेचनी पड़ेगी। तो इस केस में वही कोर्ट ने बोला कि ए ने, जो इंसान था ए, उन्होंने सिर्फ प्राइस बताया था, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी उसको बेचने की, उन्होंने सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन सप्लाई की थी। आपने मुझसे एक चीज पूछी, मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये इतने की है। मैंने ये तो आपसे बोला नहीं कभी कि क्या आप खरीदना चाहोगे या मैं बेचना चाह रहा हूं, ये तो कोई बात नहीं हुई थी हमारी, सिर्फ मैंने इंफॉर्मेशन सप्लाई करी। सो मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन प्रपोजल नहीं है, और जब प्रपोजल ही नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। ये इसमें सेकेंड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या आता है कि प्रपोजल मस्ट बी सर्टन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा सेक्शन 29 बताते हैं हमें प्रपोजल मस्ट बी सर्टन। सर्टन का मतलब क्या होता है कि अनसर्टेनिटी क्या होती है कि हम कुछ चीज कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए हम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, रैंडम सोर्सेज से कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो अनसर्टन है हमारे लिए। हमें किसी भी चीज को करने के लिए एक सर्टेनिटी चाहिए होती है लाइफ में, तो प्रपोजल भी सर्टेन होना चाहिए कि ये वाली चीज है, इतने की है, क्या तुम खरीदना चाहोगे। ऐसा नहीं प्रपोजल होना चाहिए कि आई वुड वांट टू सेल माय रेड आई वुड वांट टू सेल माय रेड कार और व्हाइट कार और ब्लू कार, वुड यू वांट टू बाय। ये एक अनसर्टन प्रपोजल है, बी को पता ही नहीं है कि वो किसके लिए एक्सेप्टेंस दे। सो प्रपोजल हमेशा सर्टन होना चाहिए। प्रपोजल होना चाहिए आई वुड वांट टू सेल माय ब्लैक फॉर्च्यूनर कार, वुड यू वांट टू बाय इट। ये सर्टन प्रपोजल हो गया। तो प्रपोजल हमेशा सर्टन होना चाहिए। जब अनसर्टन होते हैं तो फिर से वॉइड हो जाता है, इनवैलिड प्रपोजल होता है। अगली चीज क्या आती है कि प्रपोजल मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स। लीगल रिलेशंस की बात हो रही है कि प्रपोजल ऐसा होना चाहिए जिससे कुछ लीगल रिलेशंस बनने चाहिए।
अब प्रपोजल्स हम डे टू डे लाइफ में भी करते रहते हैं, हमारी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नोन के साथ, कि मैंने कुछ प्रपोजल दे दिया, एक्सेप्टेंस दे दी, हमारे में एक अग्रीमेंट हो गया। तो वो एक प्रॉपर अग्रीमेंट नहीं होता, वो सोशल अरेंजमेंट्स बोल देते हैं, फैमिली अरेंजमेंट्स बोल देते हैं। कि मान लेते हैं कि एक 10th की एग्जामिनेशन थी या 12th की एग्जामिनेशन, नहीं, पेरेंट्स ने बच्चे को बोल दिया कि अगर आप इतने इतने मार्क्स लाओगे हम आपको एक कार गिफ्ट करेंगे या मोबाइल गिफ्ट करेंगे। अब उसके उतने मार्क्स आ गए लेकिन पेरेंट्स ने वो नहीं दिया उसको गिफ्ट, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा पेरेंट्स को सू कर सकता है, लीगली भी नहीं कर सकता बिकॉज माइनर है, बट वैसे भी नहीं, अगर मेजर भी होगा तो भी नहीं सू कर सकता, बिकॉज वहां पे लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं थी किसी भी पार्टीज की, वो एक फैमिली अरेंजमेंट बन जाती है। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंटेंशन टू केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। नेक्स्ट इसमें आती है कि प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, इसका मतलब क्या होता है? ए ने बी को प्रपोजल दिया कि मैं अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी 15 लाख में बेचना चाह रहा हूं, ठीक है, ये साफ सुथरा प्रपोजल है। अब बी इसमें क्या बोलते हैं कि 15 लाख में मैं खरीदना नहीं चाहता, आप मुझे 12 में बेच दो। बी उसको काउंटर प्रपोजल देता है एक। ए बोलते हैं कि सॉरी मैं 12 में नहीं बेचना चाहता। अब 15 वाला प्रपोजल खत्म हो चुका है कि एक काउंटर प्रपोजल आया था और बी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, 15 वाला लैप्स हो चुका है। अब बी बोलते हैं कि ठीक है मैं अब आपकी गाड़ी 15 लाख में खरीदना चाहता हूं। सो वो जो वाला प्रपोजल था वो एक बारी एंड हो चुका था जब बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, उस पे बी ने काउंटर ऑफर दे दिया, बी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो वो जो पुराने वाला प्रपोजल था वो खत्म हो चुका है। सो इस केस में क्या हुआ, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। तो जब बी अब बाद में 15 लाख वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो प्रपोजल ही खत्म हो चुका है, तो उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं दे सकते आप। इसमें एक इंपॉर्टेंस केस है हाइड वर्सेस रेंच का। इसमें भी ऐसे ही फैक्ट्स थे कि प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड। सो ये सब पॉइंट्स होते हैं कि जब भी आपको एक प्रपोजल का क्वेश्चन आता है आपको क्या लिखना है कि प्रपोजल एक फर्स्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट के बनने में सॉरी। देन आपको सेक्शन ए की डेफिनेशन लिखनी है, उसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने 6-7 पॉइंट्स पढ़े आप वो सब डिस्कस कर सकते हैं कि प्रपोजल एक स्टेटमेंट होती है, विद इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन, एक्सेप्टिंग होनी चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स होना चाहिए। इफ इट वंस कम्स टू एन एंड तो ओवर हो जाता है वो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रपोजल में इतना ही हमारे पास, नेक्स्ट हम चलते हैं काउंटर प्रपोजल क्या होता है। काउंटर प्रपोजल सिंपली आप वर्ड से समझ सकते हैं कि ए ने बी को, पिछला एग्जांपल हमने पढ़ा था, ए ने बी को बोला कि मैं अपनी गाड़ी 15 लाख में बेचना चाहता हूं, बी ने सामने से बोल दिया कि मैं आपकी गाड़ी 12 लाख में खरीदना चाहता हूं। तो ये काउंटर प्रपोजल का मतलब डिफरेंस है, छोटा सा मीनिंग एग्जाम्पल आ जाता है। अब काउंटर प्रपोजल्स वैलिड होते हैं नहीं होते हैं? वैलिड होते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होती है, छोटी सी एक जनरल रूल होता है हमारे को जो हमें हमेशा फॉलो करना होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, कि प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। ये हमारा जनरल रूल चलता है कि एक प्रपोजल था, इट मस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। सिंपल सा रूल है कि 15 लाख में मैं बेचना चाहता हूं, ए ने बोला ऑफर दिया इतने का, तो बी उतने में ही मानना चाहिए, तब जाके वो वैलिड एग्रीमेंट बनेगा। अगर बी उसकी टर्म्स को वेरी करता है तो वो एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ए ने ऑफर दिया, बी ने अब एक
काउंटर ऑफर दे दिया, तो अब बी, इस केस में सेकंड केस में बी प्रपोजर बन जाएगा, और अगर ए एक्सेप्ट करता है तो ए एक्सेप्टर बन जाएगा। तो इसमें फिर से वही चीज आती है, अगर एक काउंटर ऑफर जाता है तो पहले वाला प्रपोजल लैप्स कर जाता है, बी ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रही। अब उस केस में नया प्रपोजल आ गया 12 लाख का, तो अगर ए उस 12 लाख के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। काउंटर प्रपोजल में ये होता है मेनली कि वैलिड होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जनरल रूल क्या होता है कि एब्सोल्यूट जो एक्सेप्टेंस आपकी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, सेक्शन 7 में दिया होता है वो। तो काउंटर प्रपोजल में होता क्या है कि जो ओरिजिनल ऑफर है वो लैप्स कर जाता है और एक नया ऑफर आता है, और अगर वो नया ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसके बाद हम चलते हैं क्रॉस प्रपोजल्स पे। क्रॉस प्रपोजल्स क्या होते हैं, एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। दो पार्टीज हैं ए और बी। क्रॉस प्रपोजल्स का ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, पहले के टाइम पे ज्यादा वैलिड होते थे जब लेटर्स के थ्रू प्रपोजल और एक्सेप्टेंस आती थी। होता क्या है, एग्जांपल लेते हैं, दो पार्टीज हैं ए और बी, सब्जेक्ट मैटर सेम रखते हैं हम। फॉर्च्यूनर गाड़ी है हमारी 15 लाख वाली ब्लैक कलर की। तो एग्जांपल लेते हैं, अब आज के दिन 1 जनवरी को ए बी को एक लेटर लिखता है कि मेरे पास ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार है, मैं उसको 15 लाख में बेचना चाहता हूं। ए ने अपना ऑफर बी को पोस्ट कर दिया, ठीक है। सिचुएशन 1 में ए ने बी को ऑफर किया, मेरे पास एक ब्लैक फॉर्च्यूनर है, मैं उसको 15 लाख में बेचना चाहता हूं। ये प्रपोजल 1 हो गया आपका। कोइंसिडेंटली सेम टाइम पे 1 जनवरी को ही बी ने भी सिमिलर लेटर, ऑफर लेटर ए को लिख दिया कि आपके पास जो ब्लैक फॉर्च्यूनर है, क्या वो गाड़ी आप मुझे 15 लाख में बेचना चाहोगे। बी ने ये प्रपोजल दे दिया। ए ने प्रपोजल दिया कि मेरे पास गाड़ी है, क्या आप खरीदना चाहोगे। बी ने कोइंसिडेंटली तभी ए को प्रपोजल दे दिया कि आपके पास जो गाड़ी है, क्या आप वो गाड़ी मुझे 15 लाख में बेचना चाहोगे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, एक प्रपोजल ए ने दिया, एक प्रपोजल बी ने दिया। प्रपोजल 1 बाय ए, प्रपोजल 2 बाय बी। ये दोनों प्रपोजल थे, हमेशा याद रखना ये दोनों प्रपोजल थे। तो इसने अपना लेटर भेज दिया, इसने अपना लेटर भेज दिया, तो किसी पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। किसी पॉइंट पे ये दोनों लेटर्स, ये दोनों प्रपोजल एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। इन लाइक इधर से इधर जाते, इधर से इधर, इसलिए क्रॉस प्रपोजल बोला गया कि सिमिलर प्रपोजल्स हैं लेकिन दे जस्ट क्रॉस देमसेल्व्स इन द पोस्ट। ये लॉजिक होता है क्रॉस प्रपोजल्स का। अब क्रॉस प्रपोजल्स में होता क्या है कि ये समझना आप, ये दोनों प्रपोजल्स हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर दोनों की इंटेंशन सेम है कि ये भी सेम टर्म्स की चीज बेचना चाहते हैं, ये सेम टर्म्स की चीज खरीदना चाहता है, ये एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट नहीं बनता, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती है। ये समझना आप, दोनों प्रपोजल्स ही रहेंगे। जो प्रपोजल दोनों में से पहले एक्सेप्ट हो जाएगा वो एक अग्रीमेंट में मैच्योर हो जाएगा। फिर से बताता हूं, क्रॉस प्रपोजल में क्या होता है, हमने काउंटर प्रपोजल में क्या पढ़ा कि जो फर्स्ट प्रपोजल था उसके टर्म्स को चेंज कर दिया जाता है तो वो लैप्स कर जाता है। एक सेकंड प्रपोजल जाता है, जब वो सेकंड प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो वो एक अग्रीमेंट बन जाता है। सिंपल, वहां पे एक ही प्रपोजल था, पहला गया, पहला लैप्स हो गया, दूसरा गया, दूसरा एक्सेप्ट हो गया तो वो अग्रीमेंट बन गया। काउंटर क्रॉस प्रपोजल में क्या होता है, दो प्रपोजल्स हैं, दो प्रपोजल्स हैं, एक्सेप्टेंस किसी की नहीं है। दो प्रपोजल्स का मतलब ये नहीं है कि एक को हम एक्सेप्टेंस मान सकते हैं, नहीं मान सकते, स्टिल वो प्रपोजल ही है। और दोनों प्रपोजल्स में से जो प्रपोजल पहले एक्सेप्ट हो जाएगा वो अग्रीमेंट बन जाएगा। मान लेते हैं कि इनका प्रपोजल इनके पास पहले पहुंच जाता है, रीचेज अर्ली,
और इस प्रपोजल पे ए भाई साहब इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, तो आपका ये अग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो आपका ये अग्रीमेंट बन जाएगा, और जो ए ने प्रपोजल भेजा हुआ था फिर वो लैप्स कर जाएगा। काउंटर प्रपोजल में ये होता है। इसका एक लैंडमार्क केस है टिन वर्सेस हॉफमैन का, ये आप लिख सकते हो। क्रॉस प्रपोजल्स पे एक लैंडमार्क केस है टिन वर्सेस हॉफमैन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं इनविटेशन टू प्रपोजल में। इनविटेशन टू प्रपोजल एक सिंपल सी चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स में इतना नहीं होता। इनविटेशन टू प्रपोजल बिजनेस कन्वीनियंस के लिए रखा होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम किसी भी शॉप में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, वहां पे चीजें डिस्प्ले करी होती हैं, तो शॉपकीपर सिंपली हमें वो चीजें प्रपोजल नहीं होती हैं कि वहां पे कुछ लिखा हुआ है, हमने उसके एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जितने भी हमारी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, पैम्फलेट्स आते हैं, या मार्केट में सामान होता है, वो सब इनविटेशन टू प्रपोजल होता है। मतलब शॉपकीपर्स और रेस्टोरेंट ओनर्स कस्टमर्स को बोलते हैं, आप आके पूछिए हमसे क्या कितने का है, फिर हम आपको एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये चीज इतने की है, तब जाके वो अग्रीमेंट बनता है। इनविटेशन टू प्रपोजल का ये पर्पस होता है, बिजनेस कन्वीनियंस के लिए होते हैं। एग्जांपल दे दो इसकी आपको, कि जैसे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, पैम्फलेट्स आते हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स में मेन्यू कार्ड्स होते हैं, जितने भी टेंडर्स आते हैं मार्केट में कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए, उसके बाद जो हमारे गुड्स डिस्प्लेड होते हैं स्टोर्स में, शोरूम्स में, सुपरमार्केट्स में, वो सब इनविटेशन टू प्रपोजल होते हैं। इनविटेशन टू प्रपोजल का पर्पस क्या होता है कि आप इनविटेशन टू प्रपोजल कैसे जज करोगे कि पार्टीज की इंटेंशन थी या नहीं उस चीज को बेचने की उस टाइम पे। जैसे सपोज करो कि एग्जांपल है कि मान लेते हैं हमारे पास एक एडवर्टीजमेंट आया है कि एक पर्टिकुलर जगह पे एक ग्रोसरी स्टोर है, वहां पे ये सब चीजें बहुत कम प्राइस में मिल रही हैं, हेवी डिस्काउंट चल रहे हैं। हम स्टोर में जाते हैं, हम देखते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द स्टॉक है नहीं, अवेलेबल नहीं उनके पास, या सेल ऑफ हो चुका है। सो हम उन पे केस नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि आपने अपने पैम्फलेट में प्रपोजल दिया था, हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। ऐसा नहीं होता, वो सिंपली एक इनविटेशन टू प्रपोजल होता है कि आप हमारे स्टोर में आओ, आप चीजें पसंद करो, फिर प्रोसेस कैसे चलता है, आप चीजें पसंद करो, एक इम्प्लाइड प्रपोजल होता है कि हाँ मैं ये सब खरीदना चाहता हूँ, और शॉपकीपर बोलता है कि हाँ मेरे पास ये सब अवेलेबल है, इस प्राइस में मैं आपको बेच रहा हूँ, वो चीज होती है। तो ये सब इनविटेशन टू प्रपोजल होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं जल्दी से टाइप्स ऑफ प्रपोजल पे, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। टाइप्स ऑफ प्रपोजल में दो तरह के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। इनका मतलब क्या होता है सिंपली, स्पेसिफिक क्या होता है कि दो पार्टीज हैं, प्रपोजर हमेशा एक होगा आपके पास, ठीक है। प्रपोजल में प्रपोजर हमेशा ए पार्टी होगी, मैं प्रपोजर हूं। मैंने जब एक स्पेसिफिक इंसान को प्रपोजल दिया, मैंने सिर्फ एक इंसान को, स्पेसिफिक इंसान को प्रपोजल दिया, तो वो स्पेसिफिक प्रपोजल बन जाएगा हमारा। और मैंने प्रपोजल ने, ए पार्टी ने जब वर्ल्ड एट लार्ज को या बहुत से लोगों को एक प्रपोजल दिया, तो वो एक जनरल प्रपोजल बन जाएगा। डिफरेंस कहां पे आता है, एक्सेप्टेंस में। ए ने बी को प्रपोजल दिया, एक स्पेसिफिक प्रपोजल है, तो अगर बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा तब वो एक अग्रीमेंट बन जाएगा। स्पेसिफिक प्रपोजल में जब वो स्पेसिफिक इंसान उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा तब वो अग्रीमेंट में मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। जनरल प्रपोजल में क्या होता है कि ए ने वर्ल्ड एट लार्ज को एक प्रपोजल दे दिया, अब उनमें से कोई भी इंसान उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उन सब में से कोई भी इंसान जब वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जनरल प्रपोजल को अब एग्जांपल देता हूं, हमने शुरू में केस पढ़ा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला,
ठीक है, जिसमें उस इंसान का नेफ्यू या बच्चा खो जाता है और वो एक रिवॉर्ड अनाउंस करता है कि जो भी मेरे चाइल्ड को मेरे पास ढूंढ के लेके जाए आएगा, मैं उसको इतना इतना रिवॉर्ड अमाउंट दूंगा। वो जनरल प्रपोजल था। उन्होंने वर्ल्ड एट लार्ज को बोल दिया आप ये काम कर दो, मैं ये करूंगा। तो जो भी इंसान उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को परफॉर्म करता, मतलब उस बच्चे को ढूंढ के लाता सबसे पहले, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को और कंडक्ट भी परफॉर्म भी कर दिया, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। अब इसमें डिफरेंस क्या आते हैं नेचर ऑफ परफॉर्मेंस में। नेचर ऑफ परफॉर्मेंस में कैसे होता है कि जो हमारे जनरल प्रपोजल होता है उसकी एक्सेप्टेंस सेक्शन 8 में दी हुई है। उसकी एक्सेप्टेंस सेक्शन 8 में दी हुई है। सेक्शन 8 निकाल लो जल्दी से। सेक्शन 8 क्या बोलता है यहां भी दिखा देता हूं आपको मैं। ठीक है, सेक्शन 8 ये रहा हमारे सामने। सेक्शन 8 क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। सिंपल सी चीज है, इसको छोड़ो, अब ये समझो कि एक्सेप्टेंस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। कि मैंने सिंपली आपको वर्बली बोल दिया कि हाँ मैं ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं आपके सामने, मैं ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं। आपने मुझे गाड़ी बेचने का बोला, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। वहां पे एक स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस आ जाती है वर्ड्स फॉर्म में, या मैं जेस्चर्स में वो कर देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, आपने बोल दिया ठीक है, आपने थम्स अप कर दिया या कुछ भी कर दिया, जेस्चर से आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक प्रपोजल की कंडीशंस को फुलफिल करना, प्रपोजल को परफॉर्म करना भी एक्सेप्टेंस का एक वे है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में हमने देखा कि जो भी उस बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको ये इंसान रिवॉर्ड देगा। अब मान लो कि प्रपोजल उन्होंने दिल्ली में दिया, पैम्फलेट्स बांट दिए पूरे जगह नॉर्थ इंडिया में। अब एक इंसान है चंडीगढ़ में, उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को, उस पॉम्फलेट को पढ़ा और सीधा, और नीचे कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया था, एड्रेस दिया हुआ था कि आप इस इंसान को ढूंढो और मेरे एड्रेस पे ले आओ। तो चंडीगढ़ में उस इंसान ने पैम्फलेट पढ़ा बी ने, और रैंडमली उसको वो बच्चा मिल भी गया उसकी फोटो के साथ मैच करके। तो वो उसको उठा के दिल्ली ले आते हैं उनके पेरेंट के पास और उन्हें दे देते हैं। सो इस केस में क्या हुआ कि कोई फॉर्मल एक्सेप्टेंस तो थी नहीं। बी ने ये तो नहीं बोला कि हाँ सर मुझे आपका पैम्फलेट मिल गया एंड मैं ट्राई करूंगा कि आपका बच्चा मिल जाए। बिकॉज अगर वहां पे एक्सेप्टेंस हो जाती तो बी बाउंड हो जाता वो परफॉर्म करने के लिए, और ए अगर ना परफॉर्म कर सकता तो इसको सू कर सकता था। तो जनरल प्रपोजल वाले केसेस में एक्सेप्टेंस और परफॉर्मेंस साथ में चलती है कि जो उसको परफॉर्म करेगा, मान लिया जाता है उसी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। सेक्शन 8 में क्या होता है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। इन नॉर्मल केसेस में क्या होता है, पहले एक्सेप्टेंस होती है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होती है। यहां पे दोनों चीजें साथ में ही हो रही हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया और वही आपकी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी कि आपने उसी को एक्सेप्टेंस कर ली। सेक्शन 8 में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, लॉ की लैंग्वेज है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को अगर आप परफॉर्म करते हो तो इट विल क्वालिफाई एज एन एक्सेप्टेंस। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये लिख लेते हैं नीचे, लैंडमार्क केस है इसका, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। जनरल
प्रपोजल्स पे ये एक लैंडमार्क केस है, ये आप अपने आंसर में हमेशा लिख सकते हैं, लिखना भी चाहिए। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसके फैक्ट्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये लॉ पॉइंट ले डाउन किया गया था कि जो प्रपोजल होते हैं जनरल हो सकते हैं, एंड जनरल प्रपोजल एक्सेप्ट ऐसे कर सकते हैं कि जो इंसान उस प्रपोजल के टर्म्स को परफॉर्म कर दे, मान लिया जाएगा उसी ने एक्सेप्ट किया। जनरल प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हमेशा परफॉर्मेंस से होती है, परफॉर्मेंस हमेशा एक्सेप्टेंस से होती है। अब क्या होता है कि सपोज करो प्रपोजल वर्ल्ड एट लार्ज को दिया, बहुत लोगों ने, ऐसा कोई एक्ट था जो बहुत लोग परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत से लोगों ने उसको परफॉर्म कर दिया, तो एक्सेप्टेंस वैलिड किसकी मानी जाएगी? जिसने सबसे पहले परफॉर्म किया या जिसने सबसे पहले प्रपोजल को कन्वे कर दिया कि मैंने आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाकी लोग नहीं डिस्प्यूट कर सकते कि मैंने भी किया, सिंपली उनमें कॉन्ट्रैक्ट होगा। सो जनरली क्या होता है कि कोई भी प्रपोजल जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है या परफॉर्म कर लिया जाता है तब वो लैप्स कर जाते हैं, उनमें अग्रीमेंट बन गया, बात खत्म। सो प्रपोजल टॉपिक में आपका ये सब था। हमने सबसे पहले जब भी आपका कोई प्रपोजल का क्वेश्चन आए आप लिख सकते हैं प्रपोजल होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की फर्स्ट कंडीशन होती है, एक मियर स्टेटमेंट होती है जिसकी लॉ की आइज में कोई वैलिडिटी नहीं होती है जब तक उसको एक्सेप्टेंस ना मिले। देन सेक्शन ए की डेफिनेशन पढ़ी, आप सेक्शन ए की डेफिनेशन को अपने आंसर्स में लिखिए। देन हमने 5-6 पॉइंट्स पढ़े, क्या क्या डिफरेंस होता है कि सर्टन होना चाहिए, केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस होना चाहिए, देन नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर में होना चाहिए, प्रपोजल वंस रिजेक्टेड कम्स टू एन एंड, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। और अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं कि क्रॉस प्रपोजल काउंटर प्रपोजल क्या होते हैं, वो बता दिया मैंने आपको। देन डिफरेंस आ सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रपोजल और जनरल प्रपोजल में डिफरेंस क्या होता है। तो मीनिंग, आप सबसे पहले मीनिंग लिखोगे इसका कि ये वाला हमेशा किसी स्पेसिफिक इंसान को दिया जाता है, वो वर्ल्ड एट लार्ज को दिया जाता है। एंड परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है कि ये जो बंदा जिसको प्रपोजल दिया गया वो ये एक्सेप्ट करेगा और वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसमें पहले एक्सेप्टेंस होगी फिर परफॉर्मेंस होगी, उसमें परफॉर्मेंस और एक्सेप्टेंस साथ में हो जाती है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 8। सो प्रपोजल में ये सब आपकी कंडीशन थी जो हमें पढ़नी थी। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम कंसिडरेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.